सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशरफ भट्टी साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत, माशाल्लाह हर दिल अजीज़ शख्सियत और पूरे लाहौर की पहचान हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ भट्टी साहब। तो आज हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपने जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की या बचपन से लेके पीपल्स पार्टी को कैसे इस बड़ी जमात में आप शरीक हुए और इस पार्टी में कैसे आपने अपनी एंट्री दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जान साहब आपका शुक्रिया, आपके यूट्यूब चैनल का शुक्रिया, आपकी टीम सारी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जहाँ तक बात आपने पूछी जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी, जहाँ तक मुझे याद है जी, आज से कोई 40 साल पहले की बात है कि मेरे दादाजी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, चौधरी अता मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने इस पार्टी के प्लेटफार्म पे इलेक्शन भी लड़ा यूनियन काउंसिल का और जीते भी। माशाल्लाह, ठीक है। और इसकी मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत ये है कि मेरे उन दिनों में एक भाई पैदा हुए जो आसान एडवोकेट हैं। तो मेरे दादाजी ने ना उस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ा आसान अली खान साहब ने और कौसर अली शाह ने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतासर होकर मेरे दादाजी ने जो मेरे भाई का नाम रखा, उन्होंने नाम रखा जुल्फ़कार अली भट्टो। माशाल्लाह, आज भी उसका नाम जुल्फ़कार अली भट्टो ही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और सबूत हम आपको क्या दें कि हमारी पीपल्स पार्टी से कितनी दिलचस्पी, कितना लगाव और कितनी मोहब्बत है। तो जब तक तो हमारे दादा जिंदा रहे, वो पार्टी के अलम को उन्होंने बहुत बुलंद रखा और पार्टी की अहदेदार भी रहे। मेरा ख्याल है कि उस वक्त लाहौर के टोटल 3 जोन थे, अभी तो 25 हैं। तो वो 3 जोन होते थे जिस वक्त वो जब हमें वो बात सुनाया करते थे। उन्होंने इलेक्शन भी जीता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से यूनियन काउंसिल का। और जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है, मुझे तो विरासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिली है। तो मैंने हमेशा मेरे हल्के से, चूँकि इत्तेज़ाद अहसन साहब इलेक्शन लड़ते थे, उसके बाद वो जो हमारे वो शहीद हो गए सलमान तसीर साहब थे, उसके बाद कासिम ज़िया साहब थे इस हल्के से, और उसके अभी नवीद चौधरी साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। तो मुझे सजेशन दी गई कि जी आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ें। कासिम ज़िया साहब ने मुझे कहा कि जी मैं इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो ये हल्का चूँकि मेरा हल्का है तो मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिशात भी थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो उस वक्त ये हल्का PP 155 था, अभी तो 163 है। तो जी फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी और मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और मुझे वहाँ से 9016 के करीब वोट मिले। बाद में ज़िमनी इलेक्शन आ गया, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने सीट छोड़ी, उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारिक शबीर साहब थे जो अब पार्टी छोड़ गए हैं, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। तो मुझे फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का भी मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फराहम किया। और देखा जब आपने होश संभाली तो आपके जज्बात वगैरह भट्टो साहब से के मुतल्लक और इस तरह आपके क्या रिमार्क्स है बचपन से जो है? तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि बचपन का तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह लेके चला था, लेकिन जो मैंने अपनी जवानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है, मुझे इस वक्त 1987 से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तन मन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज ही माशाल्लाह आपके सामने है कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी है, मुझे सीनियर नायब सदर लाहौर बनाया है, और बाकी भी मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इससे पहले डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसके मुकाबले में कोई और पार्टी नहीं है। आज भी आप देख लें कि जो हमारे साबिक सदर हैं, वो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका आप देख लें कि जब भी उनका कोई 6 माह साल बाद कोई एक बयान आता है तो पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। जी जी। अभी पिछले दिनों आप सेनेट का इलेक्शन देख लें जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं, तो उसमें भी यही थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस कर रहे लोग कि जरदारी साहब जो है वो सियासत के बेताज बादशाह हैं, बल्कि मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बेताज बादशाह नहीं है, वो इस मुल्क की सियासत के सैयद हैं। बिल्कुल सही, सियासत के सैयद हैं। और जिस तरह से उन्होंने बुर्दबारी में 2008 से 13 तक इस मुल्क की इकानमी को बेहतर किया, इस मुल्क को चलाया, CPEC लिया,
ईरान के साथ सुई गैस का मुआहदा किया। ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी इनके सम्राट उनके CPAC के में आने शुरू नहीं हुए। जब आएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस तरह आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुहतरमा को याद किया जाता है, सेम इसी तरह आसिफ अली जरदारी को भी याद किया जाएगा और लोग फ़ख्र से कहेंगे कि वो हमारे कायद थे। आज लोगों की ज़ुबानों पे बड़ा आता है कि जरदारी साहब ये किया, जरदारी साहब ने वो किया। मैं समझता हूँ अगर जरदारी साहब सूबों को अख्तियार ना देते, आप वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुनहरी दौर याद करें जब इस्लामाबाद में तालिबान लाल मस्जिद में घुसे हुए थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिम्मत थी, हौसला था कि उन्होंने अपनी इस पाक अफवाज के साथ मिलके दहशतगर्दों को इस मुल्क से धकेल के बाहर निकाला। आज वो लोग जो सुख का सांस ले रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें लोग बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर पाकिस्तानी को एक शनाख्त दी है, जिसको शनाख्ती कार्ड कहते हैं, पासपोर्ट दिया है, 1973 का आइन दिया है, 18वीं तरमीम के साथ सूबों को अख्तियारात दिए हैं। ये PTI को मैं लोग बुरा कहते हैं, मैं भी बुरा कहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इनको धकेल के जो पीछे कर दिया है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक पार्टी होगी वाहद इस मुल्क में। नून लीग का आप करदार उठा के देख लें, पहले भी उनके कायद जब मुसीबत आती है, अवाम पे मुसीबत आती है तो वो भाग जाते हैं। पहले उन्होंने अपना टर्म सऊदीया में गुजारा, अब वो इंग्लैंड में गुजार रहे हैं। पहले बीबी उनको सऊदीया से उठा के लेके आई, यहाँ पे लाके उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया और उनको इलेक्शन में लेके आई और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता भी। जो उन्होंने इलेक्शन बाद में मतलब देखे जो अब सूरत हाल थी वो आपके सामने है। बड़ी साहब, आपने पीपल्स पार्टी में रह के कौन सी तकलीफ़ें, कौन सी सोबतें बर्दाश्त की और उसके बाद पार्टी ने आपको कौन से अचीवमेंट्स, कौन सी रिस्पेक्ट, कौन से ओहदे अनायत किए, तो ये ज़रा प्लीज़ इसमें। तो साहब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अभी जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मुझसे इससे बड़ा और कोई एजाज़ होना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई ओहदे एंजॉय किए हैं। मैं 3.5 साल मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को रहा हूँ। पार्टी ने हमें शनाख्त दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें बताया कि इंसानियत क्या होती है, एक दुखी इंसान की खिदमत करने का हमें जज्बा दिया है, हौसला दिया है। आज हम जो किसान की, हारी की, मजदूर की बात करते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी हुई हिम्मत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इक़्तिदार के लिए नहीं सोचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी बात करती है इस मुल्क की करती है, इस मुल्क के आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, इस मुल्क के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी दौर उठा के देख लें, जो सब आपको नजर आएगा कि जिस तरह नून लीग के या PTI के दौर में डॉक्टर सड़कों पे, नर्सें सड़कों पे, अंधे सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे, किसान सड़कों पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कभी आपको ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आप पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त 900 रुपये गंदम का रेट था, तो 300 रुपये पर मंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई और खाद की बोरी वही जो 350 में थी वो 255 रुपये में की। और उस वक्त भी किसान खुशहाल था और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन आज अगर किसान सड़कों पे हैं, मजदूर सड़कों पे हैं, डॉक्टर सड़कों पे हैं, नर्सें सड़कों पे हैं, आप ये देख लें पाकिस्तान स्टील मिल के साथ इन्होंने क्या किया, पंजाब बैंक में इन्होंने क्या किया, यूनिटी स्टोर वालों के साथ इन्होंने क्या किया, 55 से चीनी उठा के 105 रुपये भी नहीं, 120 रुपये भी नहीं मिल रही, डॉलर का इन्होंने क्या कर दिया, मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। देखिए ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं है तो मैं आपको कहूँ मुझे पेन किलर लगा दें। और भाई जब आपसे इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली नहीं जा रही तो आप इस मुल्क को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी देख लें, वो नहीं है, मुल्क ग्रे लिस्ट में चला गया है। पता नहीं अभी ये क्या चाहते हैं, इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो यंगस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंगस्टर हैं और हमारे मुल्क की आबादी ज़्यादा यंगस्टर पे है। तो वो जैसे भुट्टो साहब का विजन था कि उन्होंने एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई थी या यूथ की, इसी तरह बीबी शहीद ने मिनिस्ट्री को कंटिन्यू किया। तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करके हमारे यंगस्टर को क्या मैसेज दें और आप यंगस्टर को बताएं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ चलें और कैसे चलें। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं चूंकि करना चाहता हूँ, मुझे आज आपने मौका दे दिया तो चलो मुझे बोलने का मौका मिल गया। जो सब एक बादशाह था और बादशाह के घर के साथ एक कुम्हार का घर था। कुम्हार समझते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है।
तो कुम्हार अपनी अक्सर औलाद को कहता रहता था कि यार तुम नकम्मे हो, अपनी माँ पे गए हो, तुम नकम्मे हो, अपनी माँ पे गए हो। तो एक दिन बादशाह की बीवी ने सुना और उसने बादशाह को बताया कि पता नहीं ये हर वक्त ये कुम्हार क्यों कहता रहता है, अपनी बीवी को, बच्चों को ताने देता रहता है, मारता रहता है कि तुम नकम्मे हो, तुम माँ पे गए हो। बादशाह सलामत कहता तो वो ठीक है। बादशाह की बीवी ने कहा ऐसे नहीं है, बाप का भी कुछ उसमें खून का असर होता है, खाली माँ का ही किरदार नहीं होता। उसने कहा नहीं, ये माँ का ही किरदार होता है। उसने कहा अच्छा चलें, कभी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। बादशाह की बीवी भी प्रेग्नेंट थी और कुमार की बीवी भी प्रेग्नेंट थी। बादशाह की बीवी ने दाई को बुलाया, उसको कहा कि जब मेरे बच्चा पैदा होना, अगर अल्लाह ने मुझे लड़का दिया और कुमार की बीवी को भी लड़का दिया तो आपने बच्चे चेंज कर देने। उसने कहा जी मैं ऐसी बड़ी गलती क्यों करूंगी। उसने कहा जी मेरा हुक्म है, आपको करना पड़ेगा। तो खुदा का करना हुआ कि ऐसे ही हुआ कि कुमार के भी बेटा हो गया और बादशाह की बीवी के घर भी बेटा हो गया। तो कुमार की बीवी ने, दाई ने क्या किया, बच्चों को बदल दिया। अब जो कुमार का बच्चा था बादशाह के घर में चला गया। जब 6-7 साल का हुआ तो वो अक्सर मिट्टी के साथ खेलता था, मिट्टी के खिलौने बनाता था। और जो बादशाह का बेटा था उसको कुमार ने गधे चराने पे लगा दिया, सारा दिन गधे चराता था। जब वो बादशाह का बेटा गधे चराता था उसके साथ और भी लोग थे जो गधे भी चराते थे, जो भैंसे भी चराते थे, जो गाय भी चराते थे, जो बकरियां भी चराते थे। उन्होंने उन सबको कहा कि यार ये इस तरह हम क्यों ना करें कि हम 8-10 लोग सारा दिन धूप में फिरते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि कट कर लेते हैं। एक बंदा 1 घंटे के लिए सारे जानवर चराएगा, वो इनका ख्याल रखेगा, तो अगले घंटे के बाद दूसरे बंदे की बारी आ जाएगी। तो चोर साहब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बात मान ली कि जी ठीक है हम इसी तरह करते हैं कि 1 घंटा एक बंदा, 7 बंदे आराम करेंगे और 1 बंदा काम करेगा। ये काम उनका चलता रहा। उसने कहा यार एक मेरी सजेशन और है कि हम 8 बंदे रोटी अलग-अलग घर से लाते हैं, खाते हैं, तो हम क्यों ना करें कि एक रोटी अपने के लिए लाते हैं और आधी रोटियां हम ज्यादा ले आए। उन्होंने कहा जी वो किस लिए? उन्होंने कहा ये जो राहगीर गुजरते हैं हम इनको भी खिलाएंगे। ऐसा होना शुरू हो गया। ये मैं जीन्स की बात बता रहा हूँ, ये किस तरह बंदे में आते हैं। वो उन्होंने ये खाना इकट्ठे खाते और साथ जो रास्ते में लोग गुजरते उनको भी खिलाते। तो बादशाह के बेटे ने उन दोस्तों को कहा कि जो उसके साथी थे, जो उसके हवारी थे, उनको याद कहा कि भाई क्यों ना हम अपना एक सदर बना लें जो हमारे सारों के फैसले किया करे। उसने कहा भाई पहले भी हमने आपकी बातें मानी है, हम अब भी आपकी बात मानेंगे, हम आपको बादशाह बना देते हैं, अपना चेयरमैन बना देते हैं कि आज से आप हमारे फैसले किया करेंगे। जो उनके छोटे मोटे फैसले थे जंगल में वो होते थे। एक दिन लकड़हारा जंगल में जाता है, उसे एक हीरा मिल जाता है। वो अपना उसका साथ से हमसाया गुजरा होता है, उसको कहता है यार ये हीरा तुम पकड़ लो, मेरी बीवी को दे देना, मैंने रात को लेट आना है तो आप उसको पहुंचा देना। उस बंदे ने क्या किया, उसकी नीयत में फर्क आ गया, हीरा उसने अपने पास रख लिया। लोहे का एक आर्टिफिशियल हीरा उसने उसकी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी को तो पता नहीं था कि मेरे मियाँ ने क्या भेजा। उसने कहा जी ये चीजें हैं जो आपके मियाँ ने दी है, ये आप रख ले। उसने रख ली। रात को मियाँ आया, उसने कहा जी मैंने फलां बंदे के हाथ एक हीरा भेजा था। उसने कहा वो हीरा तो नहीं था, ये वाली चीज थी। उसने जब उस लकड़हारे ने देखी, उसने कहा ये तो मैंने इसके हाथ नहीं भेजी। वो उसके घर गया, भाई मैंने आपको हीरा दिया था और आप मेरी बीवी को आपने लोहे की चीज थमा दी है। उसने कहा नहीं वो आपकी बीवी ने बदल लिया होगा, मैंने तो उसको हीरा ही दिया है। ये बात तू मैं तक चलेगी। बादशाह के पास फैसला गया। बादशाह ने सुना, उसने कहा जी मैं 1-2 दिन में फैसला करता हूँ। वो लोग वापस आ रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था, 12-13 साल का लड़का। उसने उनको पूछा कि इनसे पूछो ये इतनी देर से कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने पूछा जी इस तरह हम बादशाह के पास गए थे फैसला कराने के लिए, लेकिन बादशाह ने कहा जी मैं 2-4 दिन में बात करूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। उसने कहा ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, ये मैं कर देता हूँ आपको फैसला। उसने कहा आप कैसे करेंगे। उसने कहा जी आप तीनों अलग-अलग हो जाए। एक बंदे को बुलाया, उसको कहा जी आपने जो औरत को पूछा जो आपको इसने दिया था वो हीरा, वो आप मुझे बता सकती है किस तरह का। उसने कहा मैं शक्ल से आपको बना के दिखा सकती हूँ। उसने कहा बनाओ। उसके मियाँ को बुलाया, जो आपने इसको पकड़ाया था वो हीरा बना सकते हैं। उसने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बना सकता हूँ। और जिसको दिया था उसको कहा भी आपको जो हीरा दिया था, उसने कहा मैं बना सकता हूँ। उन्होंने कहा तीनों बना के मुझे दिखाओ, मुझे ये था। उसने तो वही बनाया ना जो उसको मिला था। और वो जो लकड़ा रहा था उसने उस तरह का बनाया जिस तरह का उसको मिला था, और उसने पूरी तरह देखा भी नहीं था। उसके पास चूंकि तीसरे बंदे के पास वो था, उसने मतलब है कि उसकी नीयत में खराबी थी, उसने अपने पास रखा हुआ था, उसने उसको करीब से देखा था, उसने उसको उस हिसाब से बनाया। तो बादशाह के बेटे ने, जो कुमार का बेटा था, उसने वो फैसला कर दिया कि आप झूठे हैं, आपके पास इनका हीरा है, आप वापस करो। और वो बंदा शर्मिंदा हुआ और वो वापस हो गया। ये बात बादशाह के पास पहुंचती है कि इस तरह उस बच्चे ने फैसला कर दिया है। उसने कहा उसको बुला के लाओ। जब उसके हवारी उसको बुलाने के लिए गए, जो उसकी टीम थी, उन्होंने कहा भाग जाओ, हम अपने बादशाह को नहीं भेजेंगे आपके साथ। उन्होंने उनको मार के भगा दिया। अब बादशाह को पता चला कि यार इन्होंने मेरे बंदों को मारा। उसको गुस्सा आया, उसने अपनी फौज भेजी कि जाओ उसको उठा के लेके आओ।
इसलिए फौज को आते हुए उस बच्चे ने देखा तो उसकी टीम मुदाखलत करने लगी, वो समझ गया कि हम थोड़े हैं, ये ज्यादा है, हमारी मुदाखलत तो कामयाब नहीं होगी। उसने उसको समझाया भी आप लड़े नहीं, बादशाह हमेशा बादशाहों से मिलते हैं, चूंकि आपने मुझे अपना बादशाह बनाया हुआ है तो वो भी एक बादशाह है, अगर मुझे मिलना चाहता तो क्या हर्ज है, मैं उससे मिल लेता हूँ। अब जब फौज गई तो उसकी बीवी ने सुना ना, तो उसने बादशाह से को कहा कि बादशाह सलामत, जिसको आप बुला रहे हैं उससे ज्यादती ना कीजिएगा। उसने कहा क्यों ना करूं मैं, उसने मेरी हुकूमत उली की है। उसने कहा वो आपका बेटा है, और ये जो अभी ये गुगू घोड़े बना रहा है ना, जो मिट्टी से खेल रहा है, ये गमार का बेटा है। मैंने बेटे चेंज किए हैं, मैंने सिर्फ आपको बताना था कि खून का असर क्या होता है। वो तेरा बेटा है, वो इसलिए फैसले कर रहा है। तो ये बीबी का बेटा है, ये जुल्फकार अली भट्टो का खून है, ये मोहतरमा का खून है, तो इस पे हम कैसे फख्र ना करें। जो साहब हमारे लिए काबिल फख्र है ये बिलावल भट्टो जरदारी, हमारे सर का ये ताज है, ये इस मुल्क का जो चेहरा है, जो आपने बाहर दिखाना है, जो दुनिया ने देखना है। आज बीबी इस दुनिया में नहीं है, लोग बड़ी बातें करते हैं कि बीबी होती तो ये होना था, भट्टो साहब जिंदा रह जाते तो ये होना था। तो ये हमारा चेहरा है, जुल्फकार अली भट्टो का खून है, आसिफ अली जरदारी का खून है, मोहतरमा का ये बेटा है। ये मुल्क को वहां पहुंचाएगा जहां पे ख्वाब था मोहतरमा का, जहां पे ख्वाब था जुल्फकार अली भट्टो का। बहुत खूब जी अशरफ भट्टी साहब, बहुत कमाल आपने एग्जांपल दी। और इसके साथ छोटा सा मैसेज जो है, वो ये मैसेज जो आपने दिया है, ये तो पूरी दुनिया के लिए है, और ये दूसरे लोगों के लिए भी है, ये दूसरी पार्टियों के लिए भी है कि ये देखें लीडर ऐसे होते हैं, इनका खून ऐसे होता है। अब आप छोटा सा एक मैसेज अपने यंगस्टर को दें जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, कि वो बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का साथ कैसे दें, और उनके साथ चल के उनको पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाए, उनको पाकिस्तान का फ्यूचर बनाए, ताकि दुनिया के आगे एक अच्छा मैसेज जाए और एक अच्छा फेस जाए। जी बहुत शुक्रिया। जो साहब बिलावल भट्टो जरदारी साहब जो है ना, वो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालेंगे। जो इस वक्त इस मुल्क की यूथ है, जो इस मुल्क की यूथ है, वो चाहती है बिलावल भट्टो जरदारी को। उन्होंने आजमा लिया है इमरान खान साहब को, उन्होंने आजमा लिया है हमजा शहबाज शरीफ को, उन्होंने आजमा लिया है मरियम नवाज को। इन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो इस मुल्क की भाग दौड़ संभाले। आपके सामने की बात है, ये वही बात आएगी कि जिए भट्टो, जिए बिलावल और जिए बीबी। इंशाल्लाह वो इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालेंगे और आपको अपना विजन दिखाएंगे, और पाकिस्तान देखना किस तरह दिनों में ये तरक्की करके, और इंशाल्लाह हम बाकी मुल्कों का मुकाबला करेंगे। इस मुल्क का अगर बिलावल भट्टो जरदारी को हम इस मुल्क का वज़ीर आज़म अगले दौर में इंशाल्लाह अगले टर्न्योर में देख रहे हैं, और अगले आने वाले 5-7 सालों में देखिए कि मुल्क किस तरह तरक्की करता है भट्टो साहब के वज़ीर आज़म होते हुए। जी बहुत मेहरबानी अशरफ भट्टी साहब, हमने जैसे सुना आपको वैसे उससे ज़्यादा पाया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से काम किए हुए हैं। आपके काम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपने रह के किए हैं, वो बोलते हैं, लोग बताते हैं। और जैसे आपको जरदारी साहब भी बहुत पसंद करते हैं, आप जब भी वो आते हैं आप उनसे मिलते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आपके घर पे आए, आपको मिले, आपको पसंद किया। तो अल्लाह ताला आपको इज्जत और खुशियां दे, और आप इसी तरह अपनी पार्टी को, जैसे आपने अपनी पार्टी को अपने बेटे भी दिए हैं, वो बेटे भी अब हमारी पार्टी के साथ हैं। तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।